हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, जैसे मैंने आपको हिंदी का पेपर कराया था कक्षा 8 का 2025 का सॉल्व पेपर, इसी प्रकार से आज मैं आपको गणित का कराने वाली हूँ सॉल्व पेपर। इसमें जो हमारे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हमको कैसे हल करने हैं, कितना कठिन आता है, कितना सरल आता है, सब मैं इसमें आपको आज बताऊंगी। ठीक है, तो एक बार पेपर में जाने से पहले इसको ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ। हमको क्या है बेटा, गणित का पेपर है। आपको समय 2.5 घंटे का मिलता है और पूर्णांक होता है आपका 60 नंबर का। 60 नंबर का आपको पूरा पेपर आएगा। उसमें से देखिए आप कितने नंबर लाते हैं। सबसे पहले बेटा आते हैं हमारे विकल्प। क्या आते हैं? विकल्प। ठीक है, जो हमारे एक एक नंबर के होते हैं। सभी बच्चे चैनल को फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। हम चलते हैं प्रश्न 1 पर। समीकरण दिया है 3x माइनस का चिन्ह बराबर 4 बराबर 0। इसका मान पूछा है, तो इसका मान मतलब x का मान निकालना है हमको। तो पहले 3x बराबर, ये इधर जो 4 है वो माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा 4। x बराबर 4, 3 कहाँ आएगा? 3x के साथ गुणा में है तो 4 के साथ भाग में हो जाएगा, मतलब x बराबर 4/3 हमारा आंसर आया। ठीक है, दूसरा देखिए 2x प्लस 3 बराबर 5। ठीक है, x का मान पूछा है, तो पहले हम इस 3 को इधर ले जाएं 5 के पास। तो 3 कैसा है? प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो गया। तो 2x बराबर 5 में से 3 गए 2। अब x कैसा है? 2 के साथ में गुणा में, और हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? 2, वो हमें सिर्फ x चाहिए। तो ये 2 इधर चला जाएगा भाग में, मतलब 2/2। 2 से 2 कट गया तो हमारा आ गया 1 आंसर। ठीक है, तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए सभी कोण बराबर होते हैं? तो सबको बना लेते हैं। आयत, पतंग, पतंग तो वैसे ही कोण बराबर नहीं लगले, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, मतलब ये सब चतुर्भुज ही हैं चारों। लेकिन सभी कोण बराबर किसके होंगे? आयत के। आयत के हमेशा याद रखना चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। पतंग किसी ने दे दी, उसमें हमें कोण पहले ही दे दिए, ये 70 का है, ये 80 का है, ये 20 का है, 30 का है। ऐसी समलंब चतुर्भुज में कोई हमें दे दे कि ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। ठीक है, लेकिन आयत में हमारे कोण बराबर होते हैं। आगे देखिए, ये किस संख्या का वर्ग है? 441 पूछा है, किस संख्या का वर्ग है? तो बेटे वर्ग आपको याद होने चाहिए। 21 गुणा 21, जब 21 की 21 में गुणा करोगे तो 441 आएगा, मतलब 21 का वर्ग है 441। तो हमारा आंसर है बी वाला। प्रश्न 5, 10 की घात -3 का सामान्य रूप। 10 की घात 3 होती तो मतलब 1000, लेकिन कहा है -3, तो मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। तो उल्टा चलो, 1 2 3, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा। 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। ऐसा कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है, तो बेटा ये आपके विकल्प हो गए। 5 नंबर के 5 विकल्प और आपके 5 नंबर पक्के, क्योंकि बहुत बहुत सरल सरल आते हैं। उसके बाद चलते हैं हम खाली स्थान पर। आपके खाली स्थान आएंगे जिसमें हमें एक एक नंबर का खाली स्थान मिलेगा करने के लिए, जो कि बहुत सरल होते हैं, विकल्प की तरह ही मान लो इसको भी आप। प्रश्न 6, कथन 7 गुणा 2 गुणा 5 या 7 गुणा 2 गुणा 5, कैसे भी मान लो, इसे हम क्या कहते हैं? ये गुणन का कौन सा नियम है? सहचार्य का नियम। ठीक है, अगला देखिए, एक समबहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 है। एक बहुभुज है, बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, इस तरीके से। ठीक है, उसके प्रत्येक कोण की माप, बाह्य कोण की माप कितनी है? 45। और जब भी बाह्य कोण की माप दी हो और भुजाओं की संख्या पूछी हो तो हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया है, 360 में उसका भाग कर दो। 45 से 360 काटोगे आप, 8 बार जाएगा, मतलब उसमें जो भुजाएं की संख्या है वो कितनी है? 8। ठीक है,
प्रश्न 8 देखिए, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंडालेख। जब दो समूह होते हैं एक साथ तो हम उन्हें क्या कहते हैं? द्विदंडालेख। ठीक है। अगला देखिए, भारत सरकार ने जीएसटी कब लागू किया? 1 जुलाई 2017 को। आगे देखिए, शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या है 1 2 4 6 8 10 12 ABCDEFG, मतलब कुछ भी हो, अगर उसकी घात 0 है, जैसे 10 की घात 0 हो या 11 की घात 0, मतलब कुछ भी हो, अगर किसी की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। याद रखना, ये वैसे मैं आपको करवा चुकी हूं और बता भी चुकी हूं। ठीक है। तो देखो 5 नंबर के विकल्प मतलब 5 नंबर, 5 नंबर के खाली स्थान मतलब 5 नंबर, टोटल मिला के हो गए फ्री फंड के 10 नंबर। अब आते हैं हमारे अति लघु प्रश्न 11 से 16 तक, जिसमें हमें 6 प्रश्न करने होंगे और 2-2 नंबर के सारे प्रश्न, मतलब 12 नंबर। और ये 12 नंबर भी फ्री के ही है। अति लघु मतलब छोटे से छोटा प्रश्न। ठीक है। तो देखिए कितने सरल सरल हैं। प्रश्न 11, उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब समद्विभाजक हो। ये पता है आपको ये क्या है? जिसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर काट रहे हैं, ये है समचतुर्भुज। क्या है ये? समचतुर्भुज। ये सिर्फ समचतुर्भुज लिखने के आपको 2 नंबर है, अगर आपको ये बात पता हो तो। ठीक है। अगला देखिए, ये संख्या दी है, इसको मानक रूप में लिखना है। अब आप जानते हैं मानक रूप में कैसे लिखते हैं, अगर आपको पता है तो इसके भी फ्री के 2 नंबर हैं आपके। कितनी देर लगेगी लिखने में? जरा सी देर। 4 8 1 6 1 2 3 4 जीरो हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, 4 8 1 6 2 3 4। इसमें क्या होता है, हम पहली संख्या के आगे पॉइंट लगाते हैं। ठीक है। और जो बची हुई संख्या है उसे जीरो में उन्हें 10 की घात बना देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात 7। आगे क्या आएगा? 4 पॉइंट, जितनी संख्या हो अपनी 8 1 6। जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए जीरो को नहीं लिखते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है। तो कितना सरल आंसर है। आगे देखिए 13वां, अनुपात किस प्रकार की राशियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है? अनुपात जब भी हम जैसे लेते हैं 2:3, 4:5, 8:12, जैसे भी लेते हैं, तो ये जो अनुपात है कैसा संबंध व्यक्त करता है? ये समान राशियों के बीच का संबंध व्यक्त करता है। कैसा? सिर्फ ये लिखना है, समान राशियों के बीच पारस्परिक संबंध व्यक्त करता है। इसके 2 नंबर मिल गए आपको। सोचो आप कितने सरल सरल प्रश्नों के 2-2 नंबर मिल रहे हैं। प्रश्न 14 देखिए, अगर x y बराबर k है और k अचर है, मतलब k कोई मतलब नहीं है, मतलब 0 मान लो उसको, या 1 मान लो। ठीक है। तो x और y के बीच कैसा अनुपात होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब उल्टा होगा। कैसे होगा? जैसे मानो x y बराबर k है, k को हमने 1 मान लिया। ठीक है। अगर मैं y को इधर ले जाऊं या x को इधर ले जाऊं तो क्या होगा? ये इसके नीचे आएगा। क्यों? ये एक दूसरे के साथ गुणा में है, और जब ये दूसरी तरफ जाते हैं तो भाग में हो जाएगा, मतलब x बराबर 1/y, मतलब उल्टा। ये नीचे आ गया y, तो कैसा हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। अगर सामने आ जाता तो समानुपाती। ठीक है। आगे देखें प्रश्न को। देखो इसके भी आपको 2 नंबर, सिर्फ व्युत्क्रमानु लिखने के 2 नंबर। कैसे सरल सरल प्रश्न आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। प्रश्न 15, सूत्र दिया है आपको a + b की घात 3 वाला, a की घात 3 + 3a² b + 3ab² + b की घात 3 के प्रयोग से 32 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। पूरा सूत्र दे दिया आपको, फिर कह रहा मान ज्ञात करने के लिए। अगर अब भी आप ना कर पाओ तो आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी है। देखो ये क्या, a + b की घात 3 और हमारे पास क्या है 32 की घात 3। तो हम 32 को लिख सकते हैं 30 + 2, 30 + 2 मतलब 32 का वर्ग, सॉरी घात 3 क्यूब। बस अब 30 को a मान लो, ठीक है, और 2 को b मान लो, और बस जहां जहां जो मान रखना है रख दो। जैसे देखो a + b की घात 3, तो 30 + 2 की घात 3, a की घात 3 मतलब 30 की घात 3,
3 3, ए स्क्वायर मतलब 30, 30 का स्क्वायर, बी मतलब 2, प्लस 3 3, ए मतलब 30, बी स्क्वायर मतलब 2 की घात 2, प्लस बी की घात 3 मतलब प्लस 2 की घात 3। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 30 की घात 3 मतलब 27,000, 30 की घात 2 मतलब 900, और 2 की घात 2 मतलब 4, और 2 की घात 3 मतलब 8, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये 27,000 इन तीनों की गुणा करके 5400, इन तीनों की गुणा करके 360, 8 का 8, चारों को जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया 32,768। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, 32 को तोड़ना है 30 + 2 में और इसमें सूत्र में रखना है और सॉल्व करना है सीधा सीधा। कितना सरल प्रश्न है, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन सरल बहुत है। क्यों? क्योंकि उसने आपको फॉर्मूला बता दिया, सूत्र बता दिया उसने। प्रश्न 16 देखिए, किसी एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग क्या होता है? द्वंद्व योग मतलब बेटा उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा करना। जैसे 4 की 4 में गुणा करना, तो ये क्या हो गया, 4 का वर्ग। इसे हम द्वंद्व योग कहते हैं। मतलब किसी एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, अगर हम इस संख्या की इसी संख्या से द्वंद्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संख्या का वर्ग हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है। तो इसके भी आपको 2 नंबर मिल गए, तो आपके अति लघु के 12 नंबर हो गए। ठीक है, और 5 विकल्प के और 5 खाली स्थान 10 नंबर, मतलब 22 नंबर आपके कंप्लीट। अब आते हैं हम लघु प्रश्नों पर 17 से 22 तक, जिसमें आपको 6 प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न 3 नंबर का है, मतलब 18 नंबर आपके इसमें आ जाएंगे। तो मैं आपको एक एक करके प्रश्न कराने की कोशिश करती हूं। प्रश्न 17 देखिए, ये इस बिंदी का मतलब क्या है, गुणा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या ये सही है, मतलब ये बराबर ये है, जांच कीजिए। तो देखो 5 × 3 नीचे 4 × 7, ऊपर 3 × 5 नीचे 7 × 4, गुणा कर लो। 5 × 3 15, 7 × 4 28, 5 × 3 15, 7 × 4 28। तो भाई दोनों बराबर आ गए, -15/28 आ रहा है, तो हाँ ठीक है। अगला देखिए प्रश्न 18, इसके आपको 3 नंबर मिल गए। 18वां प्रश्न देखिए, 8x + 4 = 3x - 1 + 7। तो ये तो हमारा ठीक है, इसको हम अंदर गुणा कर लेते हैं। 3 की पहले x में करेंगे 3x, फिर 3 की 1 में करेंगे 3 + 7। ठीक है, 8x का 8x + 4 3x, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब x की संख्या एक तरफ ले ली और सादा सादा संख्या एक तरफ ले ली। अब 4 में से 4 घट जाएगा तो 0 बचेगा, और इधर 8 में से 3 गया तो 5, मतलब 5x = 0 आ गया। तो x = 0/5, तो x = 0। किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं 0 का, तो इसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, इसके मिल गए आपको 3 नंबर। अब हम चलते हैं प्रश्न 19 पर। 10 पर्चियों में से 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं। 10 पर्ची हैं, उसमें 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब हमें 6 नंबर की संख्या प्राप्त करनी है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, और कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे 1 हैं बस, और संभावित परिणाम हमारे 10 हैं। भाई 10 पर्ची हैं, तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/10 होगी। ठीक है, ये प्रायिकता निकालना आप सभी जानते हैं, मैंने आपको निकलवाया भी है, बहुत सरल है। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न 20। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। 4, 9 और 10 तीनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है हम सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं, मतलब एलसीएम। 4, 9, 10 तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम हमारा क्या आएगा, 180। देखो 2, 2, 3, 3, 2 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 पहले 2 बार आ चुका है। ठीक है, अगर किसी एक संख्या को 2 बार आ जाए
तो हम उसे बार बार नहीं लेते हैं। जैसे 3 तो ये एक ही संख्या में आया है, अगर 3 यहाँ भी होता तो हम यहाँ वाला 3 नहीं लेते। आप सभी ये बात जानते हैं। हमने इन सब की गुणा करी, क्या आया 180। लेकिन 180 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इन तीनों से कट तो रही है लेकिन वर्ग संख्या नहीं है। 180 किसी की भी वर्ग संख्या नहीं है। तो 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 180 में 5 की गुणा करेंगे। पहले मैंने 1 की गुणा की थी, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने 2 की गुणा की थी तो 360 आया, जो किसी का वर्ग नहीं है। फिर मैंने 3 की गुणा करी, फिर किसी का वर्ग नहीं आया। फिर मैंने 4 की गुणा करी, फिर मैंने 5 की गुणा करी। 5 की गुणा करने पे आया मेरा 900। 900 इन तीनों संख्याओं से विभाजित भी है और 30 का वर्ग भी है। ठीक है, यहाँ पे 900 लिख ले, यहाँ पे लिख लिए 900, इसलिए कट गया है ये। ठीक है, आ गया समझ में। ये सभी प्रश्न आपके 3-3 नंबर के हैं और कोई ऐसे कठिन प्रश्न नहीं है। जैसे कि देखो ये प्रश्न 21 है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर की घात 3 है तो भुजा की लंबाई क्या होगी। अब इसके लिए आपको ये जरूरी याद होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। अब घन का आयतन दिया है 125, भुजा की घात 3। अब जब भुजा के पास घात 3 है तो हम इसे अंडर रूट ले सकते हैं। 125 के ऊपर क्यूब लग गया रूट का भुजा। अब जब 3 है, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 बार आए, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पूरे 25, 25 पंजे 125, तो 5 क्यूब रूट में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या हो गई 5। इसी प्रकार से अपने फॉर्मूले याद रखें, इसी प्रकार से आपके सरल सरल से प्रश्न आते हैं। देखिए प्रश्न 22 भी काफी सरल है। रामू ने कूलर 10% वैट सहित, वैट मतलब टैक्स कर, ठीक है, वैट सहित 3300 रुपए में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कूलर उसने कितने में खरीदा टोटल मिला के 3300 रुपए में, ठीक है, 10% वैट लगाया उसने उस पे, लेकिन पहले कूलर का मूल्य क्या होगा, कुछ तो रहा होगा जिसमें 10% वैट लगा के 3300 रुपए हो गया। तो हमें ये वही निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें लिखा है, माना वैट के जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य, जो उसका मूल मूल्य था वो क्या मान लिया मैंने P। वैट की दर क्या है 10% और वैट सहित कुल मूल्य क्या है, दोनों को मिला के उसका मूल्य क्या हो गया 3300 रुपये। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कुल मूल्य बराबर मूल मूल्य, और मूल मूल्य का 10% उसने उस पे जोड़ा है। ठीक है, 3300 रुपये हमारा कुल मूल्य हो गया और मूल मूल्य हमने P माना था, और मूल मूल्य का 10% मतलब P का 10% जोड़ा था उसने टैक्स, तो 10% का P। अब हम इसे सिंपल सॉल्व करेंगे, 3300 P प्लस 10% मतलब 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो ऊपर बचा P/10। हम इन तीनों की गुणा कर लेंगे, 10 से कम 10 और 1 11, 11/P। ठीक है, 3300 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 11/10। हम इस 10 को इधर ले आए, ठीक है, हमने 3300 की और 10 की गुणा कर दी, 33,000 हो गया। अब हम 11 को इसके नीचे ले आएंगे और भाग कर देंगे। ठीक है, तो P बराबर आ जाएगा हमारा 3000 रुपये। मतलब वैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना था 3000 रुपये था, और जब उसने 3000 रुपये में 10% वैट जोड़ दिया तो उसका मूल्य हो गया 3300 रुपये। ठीक है, आ गया सभी को समझ में। तो ये हुए बेटा हमारे लघु प्रश्न, जो हमारे कितने नंबर के हो गए 18 नंबर के। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके दीर्घ प्रश्न, जो आपका एक प्रश्न 5 नंबर का होता है और आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं। 5 चौक मतलब 20 नंबर के आते हैं आपके दीर्घ प्रश्न। ठीक है, प्रश्न 23 देखिए, इसकी और इसकी गुणा करनी है। तो गुणा करना तो बहुत सरल है, आपने ये दोनों संख्याएं पहले लिख ली। अब हम क्या करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, पहले इस 2PQ की
इन दोनों में गुणा करी, फिर इस 3q² की इन दोनों में गुणा करी। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2pq, इन दोनों में गुणा कर दी, फिर प्लस का निशान लगा के 3q² इन दोनों में गुणा कर दी। गुणा करें, पहले इन दोनों की करें, 2pq और 3pq, 2 तिया 6, p और p² q और q² इतना हुआ। इसके बाद इन दोनों की गुणा करेंगे, पहले संख्या की करो, 2 दूनी 4, p तो है ही नहीं, p का p, q कितना है, 1 इधर है और 2 इसके पास है, तो q की घात 3 हो गई। अब इधर आ जाते हैं, इन दोनों की गुणा करें, 3 तिया 9, p तो है ही नहीं, q 2 इसके पास है, 1 इसके पास है, तो q की घात 3। इसके बाद इसकी और इसकी गुणा होगी, 3 दूनी 6 और 2q इसके पास है, 2q इसके पास है, मतलब q की घात 4। अब हमें कुछ नहीं करना, अगर कुछ सेम है तो उन्हें एक कर लो, जैसे कि ये दोनों सेम है, p q की घात 3, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में जोड़ घटा लेंगे इन दोनों को, ठीक है। जैसे 4 में से 9 तो नहीं घटा सकते, तो 9 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा, 5। ये ऐसे की ऐसा आ गया, ये भी ऐसा का ऐसा आ गया, सिर्फ इन दोनों में से 9 में से 4 को घटा दिया और हमारा आ गया 5। तो काफी 4 लाइन का आंसर है और नंबर 5 है इसके, अगर आपको आता होगा तो, ठीक है। प्रश्न 24 पर चलते हैं। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो घन वाले प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करके रखने हैं, ठीक है। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a², 6 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ए का मतलब भुजा है यहाँ पे, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या दिया है, 600 बराबर 6a²। अब ये 6 का इधर कुछ काम नहीं है, हम इसको 600 के पास ले जाएंगे, ये a के साथ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। 6 से 600 काट दिया 100 बार, तो a² बराबर आ गया 100, ठीक है। अब a के पास घात 2 है तो हम इस पे अंडर रूट लगा देंगे, और अंडर रूट से जब हम 100 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 10। तो मतलब a बराबर 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर, और 5 नंबर आपको इसके मिल गए। इसी प्रकार 25वां प्रश्न है, हमको क्या करना है, इन दोनों का भाग करना है। तो इसे ऊपर लिखते हैं और इससे भाग करना है तो इसे नीचे लिखते हैं, ठीक है। देखो z से z हम यहीं के यहीं काट सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे बचा के रखा है, ठीक है। वैसे हम काटना चाहें तो यहीं पे काट सकते हैं, ऊपर नीचे की संख्या है, काटनी तो हमको है ही, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, ये z है, ठीक है। हमने 5z² - 80, ये अंदर वाली संख्या है, इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन ले लिया। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन लूंगी तो 5 अंदर क्या बचेगा, z², और 80 में से 5 कॉमन ले लिया तो 80 में 5 का भाग करो, क्या बचेगा, 16, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा अंदर, z² - 16। नीचे क्या है हमारे पास, पहले से ही 5z है और z+4 है अंदर, जो कुछ कॉमन लेने लायक नहीं है। ये 5z हो गया और ये भी 5z हो गया, दोनों को मैंने काट दिया, ठीक है। और इसका अंदर मैंने क्या किया, z² - 16 का, देखो z को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, z की घात 2 माइनस, और 16 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 की घात 2, 4 चौक 16। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया, a की घात 2 और b की घात 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, तो ये दोनों तो कट गए। अब इन दोनों को मैंने एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में, z+4 और z-4। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नीचे z+4 बचा है, तो z+4 से z+4 कट गया और हमारा आंसर आ गया z-4, ठीक है। चलिए आगे चलें, हमारा आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न 26। प्रातः 7:30 बजे व 8 बजे के अंतराल में तय की गई दूरी कितनी होगी, दूरी पूछ रहा है। देखो कार दूरी तय कर रही है, 6 बजे 40 किलोमीटर थी, 7 बजे 80 किलोमीटर पे पहुंच गई, 8 बजे 120 किलोमीटर पे पहुंच गई, 9 बजे 160 पे पहुंच गई।
अच्छा, घंटे का गैप कितना है? एक एक घंटे का गैप है। और इसमें कितना गैप है ऊपर? 40-40 किलोमीटर का। मतलब एक घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है कार। तो आधा घंटे में कितनी चलेगी? 20 किलोमीटर। अगर एक घंटे में बेटा 40 किलोमीटर चल रही है ना हर बार, तो आधा घंटे में कितनी चलेगी? 20 किलोमीटर। यही पूछ रहा है। 7:30 से 8, 7:30 से 8 मतलब आधा घंटे। आधा घंटे में कितनी चलेगी कार? 20 किलोमीटर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, प्रत्येक एक घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी 40 किलोमीटर। तो प्रत्येक आधे घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी 20 किलोमीटर। और 7:30 से 8 बजे के बीच में आधा घंटा है, इसलिए 7:30 से 8 बजे के अंतराल में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर होगी। ठीक है, आ गया समझ में? आधा घंटे की दूरी पूछी थी, वो हमने बता दी, चाहे वो फिर कोई सी भी पूछी होती इसने। लेकिन इसने ये भी बोला है कि हमें क्या बनाना है? रेखीय आलेख बनाना है इसके हिसाब से। तो रेखीय आलेख के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे 6 बजे 6 ये रहे, और 6 बजे कितनी थी? 40 किलोमीटर पे इतना। मतलब आप यहाँ पे बिंदी लगाएं एक, यहाँ पे 6:40 के, फिर मैं डॉट डॉट करके लिख देती हूँ 40 6 बजे, फिर 80 किलोमीटर 7 बजे, फिर 120 किलोमीटर 8 बजे, ठीक है, और फिर 160 किलोमीटर 9 बजे। तो हमारा एक जो आलेख बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस तरीके से। आपको इस तरीके से आलेख बनाना है एक, ठीक है, जो आप स्वयं बनाएंगे। मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी है, और बेटा इस प्रकार का प्रश्न पेपर में आता भी है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे प्रश्न हल करवा दिए हैं। देखो बेटा, 5 नंबर के विकल्प, 5 नंबर के खाली स्थान, 12 नंबर के अति लघु, 18 नंबर के लघु और 20 नंबर के दीर्घ, टोटल मिला के होते हैं आपके 60 नंबर। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे एक अगले वीडियो में। इस बार मैं आपका साइंस का वीडियो बनाने वाली हूँ। हिंदी का मैं बना चुकी हूँ, गणित का ये हो गया, इंग्लिश का आपके सर बनाएंगे, और मैं आपको साइंस का वीडियो और करवा दूंगी। चलिए, आप सभी का दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।